पर्शियन गल्फ के रूप में परिभाषित किया था। इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, मसलन गल्फ ऑफ ईरान, द अरेबियन गल्फ, द गल्फ ऑफ अरेबिया। लगभग 615 मील यानी 990 किलोमीटर लंबी यह खाड़ी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए ओमान की खाड़ी और अरब सागर से कनेक्ट होती है। पर्शियन गल्फ ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ एक जल स्रोत है जिसे 8 देश बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से साझा करते हैं। इनमें से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का अंग हैं। जीसीसी की स्थापना 1981 में इन 6 देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके अलावा जीसीसी सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करता है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। फारस की खाड़ी निश्चित रूप से पृथ्वी पर पानी के सबसे अहम निकायों में से एक है, क्योंकि मध्य पूर्वी देशों से गैस और तेल इसी के रास्ते भेजे जाते हैं, जिससे दुनिया की अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति होती है। लिहाजा शांति बहाल करने के लिए इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की नीति को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल है कि फारस की खाड़ी के भारत जैसे देशों के लिए क्या मायने हैं, खाड़ी सहयोग परिषद क्या है और यह किस प्रकार काम करता है, खाड़ी देशों की कौन सी समस्याएं हैं। इस आर्टिकल के जरिए इन सब बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। प्राचीन काल से ही फारस की खाड़ी अपने समृद्ध संसाधनों के लिए कई विदेशी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा इस क्षेत्र में आया था। फिर 1521 में एंटोनियो कोरेओ अपने साथ एक पुर्तगाली बल लाया और बहरीन पर इसके पर्ल रिसोर्सेज के लिए कब्जा कर लिया था। इसके 81 साल बाद फारसी बादशाह ने पुर्तगालियों को खाड़ी से बाहर खदेड़ निकाला था। इसके कई सालों बाद पर्सिया ने अपने व्यापार को अन्य देशों के साथ शुरू करने के लिए खाड़ी को खोला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस गल्फ ने अहम भूमिका निभाई, जब वेस्टर्न अलाइज ने फारिस की खाड़ी के रास्ते रूसियों को सैन्य और औद्योगिक आपूर्ति भेजकर रूस का समर्थन किया था। गौरतलब है कि साल 1970 से 8 दशक पहले तक इस वाटर बॉडी का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथों में था। तब इस क्षेत्र में किसी तरह की आपसी स्पर्धा देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बाद इस क्षेत्र में तेल के कई भंडार मिलने लगे। उसके बाद कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर सामने आईं और यह क्षेत्र आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण साल 1975 में ओमान की राजधानी मस्कट में एक सामूहिक सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उस दौरान बाथ पार्टी के वर्चस्व वाली इराकी सत्ता ने खारिज कर दिया था। दरअसल उस दौरान अमेरिका ने ट्विन पिलर्स अप्रोच पर जोर दिया था। इसके तहत अमेरिकी नीति थी कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हित के संरक्षक के तौर पर सऊदी अरब और ईरान को प्रमोट किया जाए, लेकिन इराक ने अमेरिका की इस नीति को तरजीह नहीं दी। इस बीच इराक और ईरान के मध्य टकराहट का दौर जारी रहा। बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1987 में प्रस्ताव 598 के जरिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की कोशिश की थी। खाड़ी देशों का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक होने के कारण उनके बीच आर्थिक हितों की समानता भी है और इस तरह खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही ये देश ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में भी अपना अहम योगदान देते हैं। इस वजह से फारस की खाड़ी इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व और बढ़ा देती है। आइए अब रुख करते हैं तेल पर केंद्रित इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्व की तरफ। बीते एक सदी से पश्चिमी एशिया का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सुरक्षा और स्थिरता सब कुछ तेल पर ही केंद्रित रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस क्षेत्र में तेल के भंडारों का भारी मात्रा में मिलना है। विश्व के 54% तेल भंडार तथा 23% गैस भंडार इसी क्षेत्र में है। नवंबर 1970 में अंग्रेजों के इस क्षेत्र से चले जाने के बाद दुनिया भर के विभिन्न गंतव्यों तक हाइड्रोकार्बन आपूर्ति के प्रवाह को बनाए रखने के लिए यह क्षेत्र एक प्रमुख अड्डा बना हुआ है। लिहाजा वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र की चिंता का विषय यह है कि तेल के मामले में अमेरिका की आत्मनिर्भरता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।
ऊर्जा बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन ने विशेष रूप से आयातित तेल पर अमेरिकी निर्भरता और सामान्य रूप से हाइड्रोकार्बन पर पश्चिमी निर्भरता में कमी की है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी भी काफी समय से देखी जा रही है। कई दफा ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए खाड़ी के रास्ते कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को बंद करने की धमकी भी दी। गौरतलब है कि ईरान 1980 के दशक से ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर बार बार खाड़ी से तेल का निर्यात रोकने की धमकी देता रहा है, लेकिन उसने ऐसा कभी किया नहीं है। ईरान और दुनिया की प्रमुख ताकतों के बीच 2015 में हुए परमाणु करार से अमेरिका बाहर निकल गया था। उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया और साथ ही दुनिया के देशों से ईरान से तेल की खरीद को शून्य पर लाने को कहा। ट्रांस अटलांटिक देशों की खाड़ी देशों पर निर्भरता भी अब कम होती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सहित अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अब भी खाड़ी के तेल उत्पादन पर ही निर्भर हैं। आयातित तेल पर हमारी निर्भरता में पिछले दशक से काफी इजाफा हुआ है और अब घरेलू खपत का लगभग 90% से अधिक कच्चा तेल भारत आयात करता है। ऐसे में जानना होगा भारत के लिए खाड़ी देशों के मायने क्या हैं। भारतीय हित का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, मैत्रीपूर्ण शासन, फारस की खाड़ी के तेल और गैस संसाधनों की प्राप्ति, फारस की खाड़ी में और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते नेविगेशन की स्वतंत्रता पर आधारित है। साथ ही इस क्षेत्र के साथ भारतीय व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं कार्यबल के लिए क्षेत्रीय बाजारों तक सतत पहुंच की जरूरत को भी भारत महत्व देता है। इस सामान्य ढांचे के भीतर भारत के लिए चुनौती इस क्षेत्र के प्रत्येक तटीय देश के साथ सुसंगत नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करना है। वहीं फारस की खाड़ी वाले देश भारत को अपने पड़ोस में उभरती हुई एक प्रमुख शक्ति, अपने प्राथमिक निर्यातों के लिए एक प्रमुख गंतव्य, निवेश के लिए एक संभावित स्थान के रूप में देखते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में हाल के वर्षों में नजदीकी देखी गई है। खाड़ी देशों की सरकारें भारत के अनुकूल हैं और व्यापक संबंधों के हितों की सराहना भी करती हैं। यह लगभग 121 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार और 9 मिलियन से अधिक के कार्यबल से 49 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस में भी दिखता है। भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात में जीसीसी आपूर्तिकर्ताओं की लगभग 34% हिस्सेदारी है, जबकि रत्नागिरी तेल रिफाइनरी में सऊदी अरब और अबू धाबी स्थित राष्ट्रीय तेल कंपनियां 44 बिलियन डॉलर के निवेश में भागीदार हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है। खाड़ी क्षेत्र हमारे विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए निवेश के मौके और लाखों लोगों की नौकरी के भरपूर अवसर प्रदान करता है। जहां ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, वहीं ओमान हमें पश्चिमी हिंद महासागर तक पहुंचने की राह दिखाता है। लेकिन जीसीसी देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों पर कोरोना महामारी का वर्तमान प्रतिकूल प्रभाव अब चिंता का विषय बन गया है। आइए अब रुख करते हैं खाड़ी देशों की चुनौतियों की तरफ। मौजूदा स्थितियों पर गौर करें तो पाएंगे कि लगभग सभी देश कोरोना महामारी के चलते बदहाली की स्थिति में हैं। वैश्विक लॉकडाउन की वजह से हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई है। लॉकडाउन के बाद भी प्रतिदिन कच्चे तेल की खपत में गिरावट देखी गई है। कच्चे तेल की मांग कम होने से कच्चे तेल के मूल्य में भी गिरावट देखी जा रही है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात पर्यटन के लिहाज से प्रमुख खाड़ी देश है। वैश्विक लॉकडाउन और कोरोना के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की तादाद में तेजी से गिरावट आई है। इसका असर हज और उम्रा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पड़ सकता है। वैश्विक महामारी का सबसे व्यापक प्रभाव ईरान पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद भी नहीं ले पा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में उभरती हुई क्षेत्रीय ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा भी चिंता का एक सबब है। हाल ही में किए गए एक आकलन से पता चला है कि सऊदी अरब लगभग एक लुप्त होती शक्ति हो गया है, जबकि यूएई, कतर और ईरान नए क्षेत्रीय लीडर्स के रूप में उभर रहे हैं। वहीं ओमान और इराक को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए अभी भी संघर्ष करना होगा। जीसीसी प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है और ओपेक जैसे संगठनों की प्रासंगिकता भी कम होती जा रही है। यहाँ यह कहना उचित ही होगा कि फारस की खाड़ी को हम जिस रूप में कम से कम 3 पीढ़ियों से जानते आ रहे हैं, उसमें भविष्य में आमूल चूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं।